तो आज हम यहाँ पे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये है 10th क्लास के पार्ट 5 के बारे में है, जिसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया है। इंग्लिश में तत्वों को एलिमेंट कहा जाता है। तो एलिमेंट हम कभी कह दें तो आप समझ जाइए तत्व के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब आवर्त वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का अर्थ होता है कि उनको बांटा गया है। आवर्त मीन्स कुछ आवर्त में, आवर्त हम उसको रॉ के जैसे ले सकते हैं, ठीक है। रॉ जो होती हैं वो आवर्त होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर और जो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, उनको ग्रुप कहा जाता है, और जो रॉ होती हैं उनको इस सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उनको आवर्त कहा जाता है। जो वर्टिकल मीन्स जो लंबवत कॉलम बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टली बनी होती है मीन्स क्षैतिज रेखाएं, मतलब कि रॉ जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं? आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में। बट यहाँ पे हम उसका हिस्टोरी पढ़ लेते हैं कि कैसे इसका अध्ययन हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का ही पता चला था, और इन सभी तत्वों में भिन्न भिन्न विशेषताएं थी, ठीक है। 30 तत्व भी पता चले थे 1800 तक। जैसे जैसे तत्व बढ़े तो वैज्ञानिकों ने उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी एकत्र करना चाहा। तो सबसे पहले जो उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों को बारे में हमें पता चला, साइंटिस्टों को पता चला, तो उन्होंने क्या किया? उसको और ज़्यादा अच्छे से वर्गीकृत करने के प्रयास किए। 1817 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डावेराइनर ने समान जो गुणधर्मों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया। मतलब 1817 से इसकी शुरुआत हो गई, और सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डावेराइनर ने इसको किया था, और इसको उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके आधार पर उसको वर्गीकृत किया था। उन्होंने 3-3 तत्वों को लिया और उसके ट्रायड्स बनाए, ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिए? 3-3 तत्वों को लिया और उसके ट्रायड्स बनाए, जिनको हिंदी में त्रिक कहा गया, त्रिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है त्रिक। डावेराइनर ने बताया कि जो त्रिक होता है उन तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब उनका परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हर जो एलिमेंट उन्होंने खोजा वो एक क्या है? परमाणु है। उस परमाणु में कुछ भार लिए हुए होता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं द्रव्यमान। तो वो जो परमाणु द्रव्यमान है उन्हीं के अनुसार, मतलब उसके बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में उसने व्यवस्थित किया तीनों तत्वों को। 3 तत्व लिए उसने, उसका ग्रुप बना दिया, और तीनों तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। अब उनने बोला कि ये जो फर्स्ट और थर्ड जो तत्व था, उन तत्वों का औसत, बीच वाले जो सेंट्रल तत्व परमाणु है उसके परमाणु द्रव्यमान, उनका औसत परमाणु, उस सेंट्रल एटम के परमाणु द्रव्यमान का यहाँ पे बताया गया कि जैसे यहाँ पे 3 तत्व हैं, ये जो फर्स्ट और जो थर्ड तत्व हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है उसका औसत निकाल लीजिए, और वो औसत सेंट्रल एटम के, मतलब बीच वाले परमाणु के परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है। मतलब इनका औसत, फर्स्ट और थर्ड के परमाणु द्रव्यमानों का औसत। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसका एग्जाम्पल है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? जो परमाणु द्रव्यमान उस समय उन्हें निकाला होगा पोटेशियम का और सोडियम का, इसका औसत निकाल लिया
लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इस तरीके से उन्होंने ट्राइएड्स बताए। तो यही डार्विन-रायनर का त्रिक सिद्धांत था। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है जो डार्विन-रायनर की त्रिक में तत्वों के वर्गीकरण की ये पद्धति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। जो भी उस समय तक तत्व ज्ञात थे, कितने थे? 30 थे। अब 30 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बन पाए, इसलिए इनकी जो वो थी थ्योरी वो आगे नहीं चल सकी, उसमें ये कमी निकल के आई। अब जो डार्विन-रायनर थे उनने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। अब समान त्रिक क्या होते हैं? समान त्रिक मीन्स उनने उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो तत्व होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा दें। रिएक्शन की रेट मीन्स अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब 1866 में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात उनका जो परमाणु द्रव्यमान था उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था, तो उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन से आरंभ किया और धीरे धीरे 56 तत्व तक जो आखिरी में था, जिसको थोरियम कहा, तो वो उस पर समाप्त किया। मतलब थोरियम सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, और हाइड्रोजन सबसे हल्के परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व था। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, उन्होंने इसके लिए अपना अष्टक नियम दिया। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। न्यूलैंड ने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उन्होंने क्या किया, उनको अष्टक बनाए। उनके अष्टक मीन्स 8 तत्वों को लेके समूह बनाए, और जो प्रत्येक 8वां तत्व था उस तत्व का जो गुणधर्म था पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता था। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। उनका अष्टक नियम था कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। ठीक है, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम से अधिक समानता है। एग्जाम्पल के लिए लिथियम एवं सोडियम, इनके गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। ठीक है, ऐसा देखा गया कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम तक ही लागू होगा, मतलब कैल्शियम से पहले जितने भी परमाणु भार के तत्व थे वो कम ही होंगे। कम परमाणु भार वाले तत्वों के लिए ये सिद्धांत लागू हुआ, बट कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के जैसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे इनकी कमी महसूस हुई। इनके जो थ्योरी थी उसमें, और न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान है, 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में अब कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें खोजें चलती गई और तत्वों की खोज होती गई। तो जब जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, अपनी सारणी में इन तत्वों को उनने सामंजस्य किया। जो नए नए खोज होती गई थी उसको समंजित करने के लिए, उन तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में जगह देने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, और जो कुछ असमान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक ही स्थान पर रख दिया। इस प्रकार इनका जो सिद्धांत था वो भी केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाया। इसके बाद वाले जो कैल्शियम के बाद वाले तत्व थे उनमें कोई ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ। अब अपनी सारणी में अब ये हो गया है, इसमें लिखेंगे फिर इस प्रकार जो उसका अष्टक सिद्धांत था हल्के तत्वों के लिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं
तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। आपने सुना होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने तत्वों के जो मूल गुणधर्म थे, मूल गुणधर्म मतलब उनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी थी, और परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान था, और उनके केमिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन से उनके जो मूल प्रॉपर्टी परमाणु द्रव्यमान और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके आधार पर जो रासायनिक गुणधर्म है उनके आधार पर व्यवस्थित किया था उनको। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो 63 तक तत्व हो गए थे। ठीक है, 63 तत्व यहाँ पे ज्ञात कर लिए गए थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, उनके भौतिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास, ये तीनों के ऊपर उनने इनमें अंतर संबंधों को देखा, इनके बीच में क्या संबंध हैं उन तत्वों के, उनके अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित किया था। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने क्या देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ये तत्व क्या बनाते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय थे तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले जो हाइड्राइड, अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा कोई भी तत्व तो हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। अब इनका जो सूत्र था उसके अकॉर्डिंग उन तत्वों सूत्र के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इस तरीके से उन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी सिद्ध हुई और फिर आधुनिक आवर्त सारणी आई। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। क्या डॉबे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। क्या डॉबे-राइनर के त्रिक क्या होते हैं? वही ट्रायड्स, इंग्लिश में इनको ट्रायड्स कहा जाता है, जो हमने पढ़े कि 3 तत्व होते हैं और जो पहले वाला तत्व होता है वो तीसरे वाले तत्व उन दोनों का औसत, उन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा। तो क्या ये न्यूजीलैंड के जो डॉबे-राइनर के बाद कौन आया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। तो उसने जो स्तंभ बनाए थे उसमें क्या ये थे? स्तंभ मीन्स हम ग्रुप समझ सकते हैं जो लंबे में यहाँ पे सेट किया गया था एलिमेंट को, तो उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो अष्टक में देखे गए ये तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हाँ देखे गए। तो ये तो हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है डॉबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? डॉबे-राइनर जो था उसने क्या किया था? त्रिक नियम दिया था। उस समय के पहचान सके, वो केवल 3 तत्वों के त्रिक को ही पहचान सके, उनने अष्टक नहीं बना पाए, उनने 8 तत्वों के समूह नहीं बना पाए। ठीक है, इसलिए वो त्रिक को ही पहचान सके, सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हुआ, केवल 3 तत्वों के त्रिक को ही देखा उनने। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं थी? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक के जो परमाणु भार वाले, कम परमाणु भार वाले तत्वों का वर्गीकरण पाया जाता है। यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ जो कैल्शियम है वहाँ तक के जो परमाणु भार वाले तत्व थे वहीं तक ये लागू होता है। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग निम्नलिखित तत्वों बेफ ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। अब बेफ ऑक्साइड के सूत्र का क्या अनुमान है यहाँ पे कि पोटेशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और K2O बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन से दे दिया है, यहाँ कार्बन से नहीं दिया है, तो कार्बन से ऑक्सीजन करेगा तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O2। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा। बेरियम ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसको बेरियम बोलते हैं, बेरियम और ऑक्साइड। तो Ba मतलब बेरियम और BaO मतलब बेरियम ऑक्साइड। K को क्या पढ़ते हो? पोटेशियम। और K2O पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, O ऑक्सीजन है और Al क्या है? एल्यूमिनियम। और Si क्या है? सिलिकॉन। और ये SiO2 क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि गैलियम के अतिरिक्त अब कौन कौन से तत्वों का पता चला जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पे ना मेंडलीफ ने क्या किया था, उनको पता था कि अभी ख़त्म नहीं हुए हैं तत्वों की खोज, वो चलती जाएगी और आगे भी नए तत्वों की खोज होगी। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में ही कुछ जगह छोड़ दी थी कुछ तत्वों के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि गैलियम के अलावा ऐसे कौन से 2 तत्व हैं, कौन कौन से तत्वों का पता चला था जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ी थी। तो स्कैंडियम और जर्मेनियम जो है उन तत्वों का पता चला था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? अब उत्तर क्या दिया है? मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया। परमाणु द्रव्यमान आएगा, यहाँ पे मिसिंग है द्रव्यमान, तो आप लिख लीजिएगा। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अलग किया। उन्होंने एक समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। एक समूह में उनने कौन कौन से तत्व रखे? जिनके गुण समान थे। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? अब बताइए, उत्कृष्ट गैसें क्या होती है? उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्रियशील होती हैं। ठीक है, जैसे नियॉन, हीलियम नियॉन। यहाँ पे देखेंगे आवर्त सारणी में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवर्त सारणी बताई गई है। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे ये जो दी गई हैं ये अक्रिय गैसें हैं। ये लंबे लंबे जो देख रहे हैं आप, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये लंबे में जो दिए गए हैं जैसे ये ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप्स हैं लंबे में। और जो हॉरिजॉन्टली दिए गए हैं जैसे 1 2, ये वाला 1 2 3, ये आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको ग्रुप्स कहा जाता है लंबे में जो है। और इसमें और जो तिरछे में है मीन्स क्षैतिज हैं उनको आवर्त कहा जाता है। ओके, यहाँ पे बता रही हूँ कि ये अक्रिय गैसें हैं। ये अक्रिय गैसों का कॉलम है, अक्रिय गैसों का ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है। सिंबल में यहाँ पढ़ के बता रही हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। हीलियम जो फर्स्ट है वो क्या है? हीलियम है। फिर आता है नियॉन, आर्गन, Ar मीन्स ऑर्गन, Kr मीन्स क्रिप्टॉन, Xe मीन्स xenon, Rn मीन, तो ये Rn जो है ये रेडॉन है। तो ये जो होती हैं ये अक्रिय गैसें होती हैं और इनको 18वां समूह है उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि जो अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैसें हैं वो लास्ट के कॉलम में रखी गई 18वें कॉलम में, और ये अक्रियशील होती हैं सारी की सारी, और इनको अलग एक समूह में रखा गया। तो इसी तरीके से उनके समान गुणधर्म क्या हैं? वो सारी अक्रिय थी तो उनको एक अलग समूह में रखा गया। अक्रिय होना उनका गुणधर्म है तो उनके गुणधर्मों के अनुसार उनको बांटा गया। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें किस प्रकार विसंगति थी? मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या हुआ था वो हम देखेंगे कि जिससे हमको ज़रूरत पड़ी कि हम आधुनिक आवर्त सारणी को देख सकें, वो बना सकें। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें आरोही क्रम में जो परमाणु भार थे
परमाणु भारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित थे तत्व, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक दिए गए और परमाणु क्रमांकों के अनुसार उनको अलग किया गया। हाइड्रोजन को सबसे पहले स्थान पर रखा गया। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। जो आवर्त सारणी में जो तत्वों की स्थिति रखी गई है, मतलब एक ग्रुप के सभी तत्व जो होते हैं वो कुछ कुछ गुणों धर्मों में समानता रखते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी व हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया, मतलब उनके भार के अनुसार भी उनको अलग अलग क्रम में रखा गया था। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया से दिखाने वाले दो तत्व के नाम देख लेते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया से दिखाने वाले दो तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? बेरिलियम और कैल्शियम। ठीक है, अब दोनों ही मैग्नीशियम की तरह अभिक्रिया से दिखाते हैं क्योंकि दोनों के ही बाह्यकोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग में है और उससे पहले आपको यहाँ समझना भी पड़ेगा कि कोश क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो संयोजी कोश होते हैं वो होते क्या हैं, ये सब समझना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझाए जाएंगे। वो वीडियो पार्ट 2 के नाम से होगी, जो धातु और अधातु के पार्ट 2। ठीक है, तो आप उस पार्ट को भी जाकर देख सकते हैं आसानी से। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।